बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का, किसका? एसईसी का जो हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का आपके सामने जो पेपर होगा, उससे संबंधित कंप्लीट वन शॉट क्लास करवाने वाला हूँ। कैसी क्लास कराऊंगा भाई? कंप्लीट वन शॉट क्लास करवाने वाला हूँ, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों यूनिट का आपका रिवीजन देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको आराम से बैठकर इस क्लास को देखना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को आपको जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ आप सबको पता है, हमने टारगेट ले रखा है 31 तारीख से पहले 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 अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और बच्चों, मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम है। कितने? 3,000। और अगर आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप सिर्फ आप इतने लोग भी सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो अपन इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो प्लीज बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। आप में से 90% बच्चे वीडियो देखते हो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, आपके साथ लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, वही से पेपर आ रहा है ना आपका, तो आपको तो सब्सक्राइब करना है। कितना फायदा है सब्सक्राइब करने के बाद में भाई, आपको क्या नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर खरीद लो। और जो आपके सामने डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। जाओ और जाकर वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लो भाई। अगर आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ आना भाई। यहाँ पर आके आपको सर्च करना है क्या? एसईसी आप सर्च करोगे तो आपके सामने एसईसी थर्ड सेमेस्टर ऑल शेखावत यूनिवर्सिटी के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे मैं आपको करवा रखे हैं। और जो पीडीएफ पढ़ाऊंगा, ये भी डाल दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, आप जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और बाकी ये पीडीएफ वगैरह यहीं पर आती रहती है, मेजर पेपर की यहीं पर आएंगे, तो जरूर से ज्वाइन कर लो भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने आपकी क्लास को। यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें हेल्दी फूड चॉइस से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला है इसके अंदर प्रश्न, हेल्दी फूड से स्वस्थ भोजन की विस्तृत व्याख्या की बात करें। क्या होता है स्वस्थ भोजन? स्वस्थ भोजन वो होता है जो हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्रदान करता है। मतलब हेल्दी फूड क्या होता है भाई? हेल्दी फूड आपके सामने वो चीज होती है जो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जितने भी पोषक तत्वों की आपके सामने जरूरत होती है, उन सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में हमें प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि थारा शरीर में हड्डी है, उन्हें कैल्शियम की जरूरत पड़े बनने के लिए, तो कैल्शियम कौन प्रदान करे? दूध खाओ, अंडा खाते हो, इससे आपके सामने कैल्शियम मिलता है। समझ में आ गया? आपके ग्रोथ के लिए विटामिन, आपके जो मसल्स होती हैं, जो बॉडी बनाने के लिए, जो है कि बॉडी बिल्डर प्रोटीन खावे हैं, तो उसके लिए क्या किसकी जरूरत होती है भाई? प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर डब्बा वाला प्रोटीन नहीं खाना चाहो, तो भाई डब्बा वाला प्रोटीन से ले इसको प्रोटीन। दूसरों के कसको दाल खा सको, दाल में बहुत अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन देखने मिला है। समझ में आ गया? अब काफी बार क्या अपने खून की कमी आ गई, जना अपना क्या कहेंगे भाई, अनार खाया करो, है ना, क्योंकि उसके अंदर आपके सामने भाई पालक खाया करो। क्यों? पालक होता है, उसके अंदर आयरन एक भरपूर मात्रा में होता है। तो इस तरीके से आपके सामने जो शरीर के अंदर जब आप भोजन लेते हो, इसमें सारे के सारे पोषक तत्व जो आपको मिल जाए, जिससे क्या हो भाई, आपके सामने जो भोजन आपको सिर्फ ऊर्जा ही नहीं दे, मतलब उस भोजन का सिर्फ काम यही नहीं हो कि वो आपके शरीर में सिर्फ ऊर्जा ही दे, बल्कि आपके शरीर की वृद्धि करने में मदद करे, आपका शरीर को विकास करने में मदद करे, और रोगों को भी, जो रोग होते हैं उससे भी सुरक्षा प्रदान करने में मदद करे। हर चीज करे भाई, आपको रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करे, शरीर का विकास भी करे, और आपके सामने जो अन्य चीजें होती हैं उसमें भी आपकी मददगार सिद्ध हो। स्वस्थ भोजन करने वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से ताकतवर और मानसिक रूप से सक्रिय होता है। अब कई बच्चों को देखना, आप रोटी खा 10 और बाद में आके क्लास में जबरदस्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई भोजन ज्यादा लिया, आदमी स्वस्थ को नहीं हुआ है, या समझने की जरूरत है। 2 रोटी खाना वो भी आपके सामने क्या रहो, स्वस्थ दिखाई देगो, लेकिन आपके सामने जो वो भोजन खा रहे हो के साथ वो सही होना चाहिए। दाल खा रहे हो, फल खा रहे है ना, आपके सामने और कोई फल खा रहे है, फ्रूट सलाद ले रहे हो, इस आपको अगर कोई भोजन खा, तो वो क्या होगा, आदमी हमेशा शारीरिक रूप से भी मजबूत होगा और मानसिक रूप से भी एक्टिव होगा। कई आदमी देखोगे शरीर गढ़े अट्टा कट्टा, लेकिन उन्हें कोई बात कर 10 घंटा तक पल्ले ही गुन पड़े, मतलब
इसका अर्थ क्या है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से सक्रिय नहीं है। क्या नहीं है? मानसिक रूप से आपके सामने सक्रिय नहीं है। अगले वाला, हेल्दी फूड के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? शरीर के दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा देना। भाई आपके सामने हेल्दी फूड किया करो, जो शरीर ने आपके सामने जो डेली काम करना है उसके लिए ऊर्जा देने को काम करो। शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करना। अब अपनो शरीर है, एक अंदर अलग अलग प्रकार की सेल जो अपनो शरीर है वो क्या से बने हुए है भाई आपके सामने? जो थारो घर है उसके अंदर ईट लगी रहे, क्या सब बने रहे? ईट मसाला से बने रहे। आपका सामने जो अपनो शरीर है वो कोशिकाओं से बना रहता है, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए सेल से बने रहे। तो अब क्या रहा भाई, कदे मान लो कोई थारो गणा दिन होगा शरीर न बन गड़ा बनाए, कदे का ईट में टूट फूट जन थर गड़ा, कदे मान लो कोई जो प्लास्टर हो जाए वो जट जाए, है ना, तो ते क्या कहते और प्लास्टर लगा दो। तो वो क्या करो हो भाई, अपने शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है भाई? आपके सामने जो आप भोजन लेवा वो ही करे। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। कोई आदमी सर्दी को मौसम में थोड़ा सा पानी लिखता है, छी लाग जा सर्दी, लाग जाना कहें सर्दी, तो क्या कमी है उनमें? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो अगर अच्छा खाना खाओगे तो आपकी वो जुकाम भी नहीं लगेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। थारे खानों खाने के बाद में पच्चे भी ढंगों को। समझ में आ गया? अगर पाचन तंत्र मजबूत करना चाहते हो तो आपको क्या मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज है कोनी की बाखड़ी खानी शुरू कर दी। एक और है कि कदे आपके सामने बाजरू भी खाना चाहिए, कदे कदे मक्का की रोटी खा लेनी चाहिए, है ना। कदे खाओ अपना और जो अन्य अनाज है, कदे खाओ जोजा राबड़ी जो बने अपने जोजा की बा खा लेनी चाहिए, जिससे क्या अपने शरीर को जो पाचन तंत्र है ना, सबसे बढ़िया चीज की है कि पाचन तंत्र उस चीज से मजबूत हो जाए। अगले वाला है, हेल्दी फूड में निम्न पोषक तत्व होते हैं। कोई भी स्वस्थ भोजन होता है ना, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं भाई आपके सामने? सबसे पहले प्रोटीन, शरीर में वृद्धि में मदद करता है। आपके शरीर में जो मसल्स होती है ना, उसके निर्माण में कौन मदद करता है भाई? प्रोटीन वो मदद करता है। बॉडी बिल्डर देखो जाए वो डब्बा वाला पाउडर खाएं, क्यों? ताकि मसल्स उनकी बन जाए। विटामिन और खनिज, जो विटामिन और अलग अलग प्रकार के खनिज लेते हो, है ना, खनिज है कोनी कि लो खान लगा ना, आयरन को अर्थ है जो आयरन की जो मात्रा होती है ना वो देखने को मिलती है। तो विटामिन और खनिज क्या करते हैं? आपको रोगों से बचाव करते हैं। फाइबर आपके पाचन को ठीक करने का काम करता है। फाइबर क्या करता है? आपका जो शरीर होता है उसमें पाचन ठीक करने का काम करता है, क्या? फाइबर। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे कि कदे भी थे देखो चावल वगैरह खाओगा ना, एक तो थे बाजरा की रोटी खाओ, बाजरा की रोटी खाता है दे नींद आवा था 2 मिनट बाद, है ना। और चावल खाओ, चावल खाते हैं ऊर्जा महसूस होगी। कदे आलू से बनेड़ी कोई चीज खाओ, क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में है जो कि एक ऊर्जा देने को काम करे। स्वस्थ भोजन के लिए क्या क्या उदाहरण है? फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, दही, छाछ, साबुत अनाज, सीधी सीधी घना जो खानो है थारो वो सारो को सारो स्वस्थ भोजन में है, वो खाया करो। बाहर न जाके रेडी पर जो भोजन खाओ ना वो नुकसानदायक है। अगले वाला, आपने पढ़ा कि स्वस्थ भोजन कौन सा होता है, अब आपको अस्वस्थ भोजन के बारे में पढ़ेंगे। अनहेल्दी भोजन वो होता है जिसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं और हानिकारक तत्व बहुत अधिक देखने मिले हैं। यह स्वाद में तो अच्छा लगता है लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, स्वस्थ भोजन कौन सा और अस्वस्थ कौन है? जिन्हें खा के थारो मुंह मरोड़ जो ना थे कि दाल बन जाएगी आज घर थारो, हो दाल बनी है कौन मजा है ना। कदे करेला की सब्जी बन जा, कदे भिंडी बन जाए, है ना, कहीं टिंडा पसंद को नहीं है, थारो मुंह मरोड़ दो ना, बढ़िया है। जी चीज ने देखता है थारो जी रोन लाग जा, वो भोजन सब बढ़िया है। और जिन्हें था लगा कि आज ही खा लिया, या बर्गर खा लियो, पिज्जा खा लियो, मोमोज खा लिया, कदे तारे जो चाट पकौड़ी खा ली, खाने में स्वाद लागे है ना, लेकिन शरीर के लिए क्या रहे? उतनी ही हानिकारक रहे। समझ में आ गया? तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं वो शरीर के लिए, उसमें हानिकारक तत्व ज्यादा होते हैं, उसी को अनहेल्दी फूड के नाम से जाना जाता है। और लंबे समय तक अगर इनको भोजन करते रहोगे तो आपके शरीर को अलग अलग प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। अनहेल्दी फूड की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसको बहुत अधिक मात्रा में तेल होता है। तो अगर कोई भी खाना है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेल देखने को मिले तो समझ जाना आपके लिए, शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। कैसा है? आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक और चीनी मिलेगा। और आपके सामने क्या है? आपका जो बहुत अधिक मात्रा में क्या है? नमक और चीनी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। तो जी खाना में बहुत अधिक नमक और चीनी मिला है तो समझिए आपको शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगले वाला, इसमें फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हुआ है। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के जो फाइबर और जो पोषक तत्व होते हैं उसकी भी कमी देखने को मिलती है। किसकी कमी देखने को मिलती है? अलग अलग प्रकार के जो फाइबर और पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। जंक फूड, फास्ट फूड,
पिज्जा पिज्जा बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक पैकेट वाला भोजन, ये सारो कौन सा भोजन हो भाई? अस्वस्थ भोजन हो। कैसा भोजन होता है? अस्वस्थ भोजन की श्रेणी के अंदर आता है सारा सारा। के नुकसान है के फायदा का? इका फायदा है कोई नहीं, स्वाद जीभ नहीं बढ़िया लगे, बाकी नुकसान ही नुकसान ही। ज्यादा खा लोगा मोटापा बढ़ जाएगा, हृदय रोग होने का खतरा है। कदे चालता चालता जा रहे हो कि बोले रामलाल जी तो बहुत स्वस्थ था लेकिन चला गया, क्यों चला गया? क्यों? गणा पे अगर पिज्जा खाया करता तो क्यों गो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़गी और इससे के नस ब्लॉक होगी। जब मान लो एक छोटी सी चीज सीखो, कोलेस्ट्रॉल की बात हम समझा दो। अगर काफी बच्चा 8 का विद्यार्थी जनरल नहीं मेरा जहाँ थारा गना नलकी हुआ ना जिसके अंदर पानी आया करे, वो मगर सोचो सिवाल लाग जाए है ना, सिवाल जम जाए तो क्यों को पानी धीरे धीरे कमाओ, थोड़ा थोड़ा कमाओ लग जाओ। आप सोचो सिवाल इतना हो जाए कि पानी जमा ही को नहीं हुआ तो क्या जागो पानी थर बाहर ना को नहीं होगा ना। तो यही चीज सिस्टम रहे कि एक टाइम में क्यों थारी नस एकदम ब्लॉक हो जाए और हृदय तक खून कौन पहुंचवा, और हृदय तक खून कौन पहुंचवा तो आदमी क्या करोगे? हार्ट है ना, अब जय मान लो अब क्या करोगे, जो पानी है ना, पानी आगन कौन जा पा रहे हो तो मोटर तो पानी फेंकने के लिए जोर लगाओगी ना, और जय मोटर जोर लगाओगी मोटर है हल्की फूक जाओगी, क्यों जाओगी? खराब हो जाओगी। तो आई सिस्टम देखने मिला है। आपा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खावा लग जाए, मतलब तेल से बने चीज ज्यादा खाओ ना, वो क्या रहा अपने शिवाल की नहीं मान लिए थे, और वो क्या करा अपने जो नसीब नलकी की नहीं तो उनके अंदर जिम जा रहे एक टाइम बाद में क्या है ऐसा को जिम है कि वो खून है ना वो आस पास आर पार जाएगा उन पास। तो अपने भाई मोटर की है हृदय हार्ट इस पर ज्यादा जोर पड़े, जोर पड़ते हैं हृदय जा फैल, अही आदमी का हार्ट अटैक आ। अगले वाला है मधुमेह डायबिटीज की संभावना बढ़ती है। और क्या होता है इससे? जो डायबिटीज होता है ना आपके सामने, उसकी आपके सामने जो क्या होती है उसकी जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, मधुमेह डायबिटीज की संभावना बढ़ती है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट क्या होता है? क्या होता है? तत्काल खाद्य वातावरण। इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट का अर्थ है वो सभी प्रकार के भोजन और खाद्य विकल्प जो हमारे घर मोहल्ले कार्यस्थल या कॉलेज के आसपास आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। नाम देखो, इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट, तत्कालीन भोजन। तत्कालीन भोजन क्या है? वो प्रकार को भोजन जो थे आस पास जाता ही था तुरंत मिल जाए, वो भोजन के रहे आपका सामने इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट का नाम से जाना जाए। अब देखो गुरुजी वो कौन सा भोजन हुआ मैडम, जया थे उठ के गया और उठ के कोई थारा रेडी लाग रही, रेडी पे जाते हैं बोलो चार, बोलो एक काम करो चार क्या की लगा दो समोसा की प्लेट लगा दो, जाता है तुरंत लगा दिया, अगला खन बड़े बनाए पड़े हो। तो वो ही है इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट, जठे जाता ही था तुरंत कोई खानो मिल जा, वो इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट का नाम से जाना जाए। यह वातावरण हमारे भोजन की आदतों के लिए बहुत अधिक प्रभावित करता है। क्यों अपना भोजन ने क्यों प्रभावित करे है बताऊंगा। क्यों? कोई भी खाना अगर तुरंत मिला, कोई भी चीज जल्दी से बन जाना, बस समझ लो कि उतनी ही ज्यादा हानिकारक है। अगले वाला है इमीडिएट फूड एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं घर पे बना भोजन, है ना, पास की किराना दुकान, सड़क के किनारे मिलने वाला भोजन और कॉलेज ऑफिस में कैंटीन। मतलब आपके सामने जो घर पे बना हुआ भोजन भी इसमें शामिल होता है, लेकिन वो बना हुआ ना चाहिए। यदि हमारे आसपास हेल्दी भोजन आसानी से उपलब्ध होता तो हम स्वस्थ भोजन को चुनते हैं, लेकिन यदि आसपास केवल जंक फूड उपलब्ध है तो हमारी आदतें खराब हो जाए। अब मान लो थाना भूख लाग रही है और थारे गांव में ना, थारे गांव में मतलब घना खानो कौन तो थारे गांव में कोई सिवाय फल फ्रूट का अलावा कोई दुकान ही को नहीं, तो ते खाओगा भाई मजबूरी में थान केला लाके संतरा सेब जो भी चीज थाना मिलना बा लेके खाओगा, है ना। और थारा उठे लाग रही है मोमोज की रेडी तो बाकी मोमोज वाली रेडी कर जाके खा के आऊंगा। समझ में आगा? तो यही है कि आपके आसपास कैसा आसानी से उपलब्ध होने वाला भोजन मिलता है। अगर वो स्वस्थ भोजन मिलता है तो आप स्वस्थ भोजन खाओगे, और अस्वस्थ भोजन मिलता है तो आप अस्वस्थ भोजन का सेवन करोगे। अगले वाला फूड लेवल, खाद्य लेवल की क्या होते हैं? फूड लेवल वो जानकारी होती है जो पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर लिखी होती है। मतलब फूड लेवल क्या है? फूड लेवल बात चीज जो है जितना भी जो खाद्य पदार्थ हो ना, जितना भी जो खाद्य पदार्थ है जनका ऊपर ये खाद्य पदार्थ में के चीज मिली हुई है उसका बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो फूड लेवल कहलावा है। क्या कहलावा है? फूड लेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको? फूड लेवल के नाम से जाना जाता है। यह उपभोक्ता को यह बताने में मदद करता है कि भोजन में कौन से पोषक तत्व है और कौन से नहीं है। मतलब फूड लेवल यो बताने को काम करे कि थे जो भोजन खा रहे हो ना इन कौन सी सामग्री है और कौन सी सामग्री कौन नहीं। फूड लेवल में आमतौर पर जानकारी दी जाती है कितनी ऊर्जा है इस भोजन में,
कितना फैट है, कितनी चीनी है, कितना नमक है और कितनी प्रोटीन है। तो ये सब जानकारी के अंदर दी जाए। काल नमकीन को कोई पैकेट खरीद के लाओ ना को कूणा देखियो काला 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 अक्षर मंडियो होगो और उन 2 अक्षर सारा काला तो लेबल मंडियो रखो और 2 अक्षर में लिखे रखोगो प्रोटीन कितो है, फैट कितो है, शुगर कितनी है, सोल्ट कितनी है, सारी सारी चीजों के अंदर देखने मिल जाएंगी। और ये सब चीज पढ़कर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और कौन नहीं। जिम ज्यादा शुगर हुआ है, जिम ज्यादा फैट हुआ है, जिम ज्यादा नमक हुआ है, मत खाया करो, शरीर के लिए हानिकारक रहे। समझ में आ गया। अगले वाला है HFSS फूड कौन सा होता है। HFSS फूड कौन सा होता है? हाई फैट, शुगर और साल्ट वाला खाना। कौन सा? ऐसा खाना जिसमें हाई क्वालिटी का फैट मिलता है, हाई क्वालिटी की शुगर होती है और हाई क्वालिटी में साल्ट देखने को मिलता है, उसको HFSS फूड के नाम से जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थ जिसमें वसा, चीनी और नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसको HFSS फूड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? HFSS फूड के नाम से जाना जाता है। H मतलब हाई मतलब ज्यादा, फूड मतलब फैट मतलब वसा, एस मतलब शुगर मतलब चीनी, एस मतलब साल्ट मतलब नमक। हण की मात्रा अगर ज्यादा देखने मिले तो क्या होगी? थारा शरीर के लिए आपका सामने नुकसानदायक रहे। और जो टेस्ट हण सब चीजें कोई भी फूड है, कोई भी भोजन में है, हण की मात्रा कितनी कितनी पाई जा है, उनको टेस्ट करके बताओ, उन HFS टेस्ट के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया भाई? कोई भी भोजन में फैट कितनी मात्रा में, शुगर कितनी मात्रा में, साल्ट कितनी मात्रा में, यो वो बतावे, वो HFSS टेस्ट होता है। और जिसमें ज्यादा मात्रा में होता है ये आपके सामने सारी चीजें, वो उतना ही नुकसानदायक होता है। जैसे HFSS फूड कौन से हैं? बिस्कुट में बहुत ज्यादा फैट, शुगर, सोल्ट देखने मिला है। नमकीन, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट जो नूडल्स होते हैं, सब में आपके सामने HFSS क्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है। HFSS फूड के क्या नुकसान होते हैं? शरीर में आवश्यक वसा जमा हो जाती है, मतलब शरीर में आपको जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा फैट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अनावश्यक, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा फैट शरीर के अंदर जम गया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके शरीर में फैट है वो जमा हो गया। हृदय रोग का खतरा, आपको हार्ट से, किससे? हृदय से संबंधित आपके सामने क्या हो सकते हैं? रोग हो सकते हैं, हृदय रोग का खतरा रहता है। बच्चों और युवाओं को मोटापा हो सकता है। क्या हो सकता है? बच्चे और जो युवा होते हैं उनको क्या हो सकता है भाई? मोटापे का खतरा बढ़ सकता है। आजकल देखो छोटी छोटी उम्र का लोगों का हार्ट अटैक आ जाए, क्यों आ जाए? क्योंकि आपके सामने भाई आप जंक फूड को ज्यादा सेवन करने लगा आजकल। अगला न्यूट्रिशन प्रोफाइल, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। न्यूट्रिशन प्रोफाइल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों को अनेक पोषक स्तर को वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या है? एक प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक है जिनके कहा कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी फूड होता है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी में आपके सामने पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। समझ में आ गया? जहां मान लो कि क्लास में ये चीज को वर्गीकरण करो जाना टेस्ट लेके कि भाई आपके सामने यो होशियार बालक है, यो कोई कमजोर है, यो जमाई कमजोर है, एक संख डफोड़ है, आया कराना। तो ये हिसाब हुई जो खानो है, कौन सो खानो अपने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, कौन सो खानो ठीक ठाक है, कौन सो खानो खराब है, कौन सो खानो खानो ही नीचे, ऐसा कोई चीज का बारे में आपा पतो कराउन के नाम से जाना जाए, न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। इससे हमें मदद मिलती है, किस चीज में मदद मिलती है? स्वस्थ भोजन को पहचानने में, कौन सा भोजन अपने शरीर के लिए बढ़िया, कौन सा नुकसानदायक है, ये चीज न पहचानने में। जंक फूड से बचने के लिए और सही आहार चुनने के लिए आपको सामने क्या आती है? हमें मदद मिलती है। फूड आउटलेट मैपिंग क्या होती है? फूड का जो आउटलेट होती है उसकी मैपिंग से संबंधित क्या चीजें होती हैं? फूड आउटलेट मैपिंग का अर्थ होता है घर या कॉलेज के आसपास मौजूद सभी खाद्य दुकानों, भोजन विकल्पों का अध्ययन करना। फूड आउटलेट मैपिंग का अर्थ यही है कि थारा घर का आसपास और आपका सामने जो अन्य खाद्य दुकान है उनके ऊपर कौन कौन सा खाना बिक रहा है, मतलब कौन कौन सा आपके सामने जो खाना है वो आपके आसपास की दुकानों पर बिक रहा है। इस चीज का अगर आप अध्ययन करते हो तो ये क्या कहलाता है? आपके सामने फूड आउटलेट मैपिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फूड आउटलेट मैपिंग के नाम से जाना जाता है। इससे यह समझ आता है कि हमारे आसपास कितने हेल्दी व कितने अनहेल्दी खाना है। सीधी सीधी बात है, कॉपी पेन हाथ में लेके चला गया, मोमोज वाली रेडी पे गया, हानिकारक खाना है ना,
पास की करने दुकान पर गया, समोसा वाली दुकान पे कोई जंक फूड है। फिर चला गया कि क्या, सब्जी वाली दुकान पे बढ़िया खानो है। फिर आपके सामने एक दुकान पे चला गया जटे पारंपरिक भोजन मिला कर तो बढ़िया है ना। फिर आप ये कहें कि दुकान पे चला गया जटे आपके सामने क्या है, चाइनीज फूड मिले, हानिकारक फूड। तो ऐसे आपके सामने आप चीजों को चुनाव कर रहे हो अपने बाजार में जाकर कि कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, कौन सा नुकसानदायक है। उसको क्या कहा जाता है, फूड आउटलेट मैपिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फूड आउटलेट मैपिंग के नाम से जाना जाता है। तो याद थी भाइयों और मेरी बहनों, आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। जो पढ़ा रहे हूं ढंग से पढ़ लियो, उरो भी पर्सन आएगा, समझ में आ गया। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। जो बच्चा सिर्फ यूनिट नंबर सेकंड को देख रहा है तो भाई यूनिट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखे है, कट्ठे पढ़ा रखे, प्ले लिस्ट में जाके आराम से जाके सारों को सारो कंटेंट पढ़ सको। साथ के साथ अगर अभी तक थे चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो है तो रिक्वेस्ट करूं प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। 25,000 सब्सक्राइबर में मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कमी, कितना 3,000 सब्सक्राइबर ही कमी। और सब्सक्राइब कर दो भाई, आपका टारगेट ले जाको 31 तारीख से पहले पहले और टारगेट कंप्लीट करना है। और थे सिर्फ जो वीडियो देख रहे ना, अगर थे भी चैनल सब्सक्राइब कर दोगा तो बात बन जाएगी। तो थे सब्सक्राइब करो, थाला दोस्ता कर भी सब्सक्राइब करो ताकि अपना 25,000 सब्सक्राइब नहीं बे पूरा हो सके। करो जा हिम्मत करो जा, थोड़ी बहुत 25,000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं थार के लिए थे करवा सको हो। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, फूड पोर्शन साइज एंड रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में, फूड पोर्शंस क्या होता है, क्या होता है फूड पोर्शन, फूड की साइज क्या होती है और रिलेटेड फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फूड पोर्शन मात्रा, भोजन की मात्रा क्या होती है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे भाई। पोर्शन साइज, एक समय में व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाली भोजन की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है, पोर्शन साइज का नाम से जाना जाए। सीधी बात है, कोई आदमी 10 रोटियां को रोटी खा, कोई आदमी 2 रोटी खा, कोई आदमी 4 रोटी खा, समझ में आ गई। उदाहरण देके बता रहे हूं, तो दो 10 रोटी खा रहे हो कि 10 रोटियां को पोर्शन साइज है। अरे यार कौन कह रही के बोले एक रोटी खाने की इतनी कैपेसिटी है ना, वो तो यहाँ मतलब यहाँ कह रही बोले नेप के रोटी ले है, तो वो ही क्यों है पोर्शन साइज का नाम से जाने जाए। आजकल लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं। तो आजकल लोगों में क्या दिक्कत है, भूख लगे 2 रोटी की और जिम में जावे तो बचीड़ मारे 5 रोटियां को, तो एक लेके बाद में मेरा पेट दुख है, तो पेट तो आप ही दुखोगे भाई, समान आगला को लेकिन पेट तो तेरे ही हो। तो ये साबु भोजन करना चाहिए। तो आजकल लोगों में ये समस्या है कि हम जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत होती है उससे भी ज्यादा भोजन खाने का काम करते हैं। बड़ी प्लेट, बड़े पैकेट और बार बार स्नैक्स लेने की आदत के कारण अपना पोर्शन साइज बढ़ता चला जाता है। मतलब अगर केक ना आप बड़ी कदे भी ते खानो खाने जाओ ना, कदे जिम्मेवार में गया वो अच्छा से समझ पाओगे, कोई शहर का विद्यार्थी वो बुफे से समझ लो, अगर ते खानो खाने गया तो उठे के अंदर के करो 4, कई कई आदमी की पहला स्टॉल से लेके लास्ट तक सारो खानो एक साथ गलाऊंगा और पाके सोचा तो निमेड़ के चलांगा। और कोई आदमी के सोचा है भाई मन तो ओ खानो है वो इतना खाओ गलाओगो तो वो इतना ही खा के जाओ, समझ में आ गया। तो अगर आप बड़ी प्लेट लेते हो ना और बार बार अगर भोजन खाते हो, बार बार स्नैक्स खाते हो, तो इससे आपका पोर्शन साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पोर्शन साइज है वो आपका बढ़ता है, ज्यादा खाना खाने की आदत लग जाए। पोर्शन साइज का स्वास्थ्य से क्या संबंध होता है, ज्यादा मात्रा में भोजन लेना, ज्यादा मात्रा में भोजन लोगा तो क्या होगा, शरीर में मोटापा बढ़ेगा। क्या होगा आपके सामने, अगर ज्यादा मात्रा में क्या करोगे, ज्यादा मात्रा में भोजन लोगे तो आपके शरीर में क्या होगा भाई, आपके सामने मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। अच्छे से सब चीजों को समझ लेना, ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं लेना चाहिए। अगला है जरूरत से कम भोजन लेना। और कई कई आदमी खाई को नहीं, बोले मन तो साहब के बताऊं 2 रोटी की भूख लगे है ना, आदमी 6 फीट को 2 रोटी की भूख लग रही है, कोई नहीं भाई पतलो सो लीकड़ो सो मिलेगा एकदम, क्यों। और पाए खाओ मन तो सर जी चालता चालता मन तो चक्कर आने लग जाए, तो आप ही आऊंगा रोटी कौन खा, समझ में आ गई ना। तो जरूरत से कम भोजन लेना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। स्वस्थ शरीर वही आदमी को रखो जो सही मात्रा में रोटी खाओ। 5 रोटियां की भूख है तो या मान ली 4 ही खाओगे ना, वो आदमी जिंदगी में स्वस्थ रहो। क्यों, क्योंकि 5 छठी खाओगा ना तो शरीर में नुकसानदायक रहो। कदे सुने जापान में लोग सब ज्यादा उम्र तक जीवे, क्यों जीवे है, क्योंकि वह हमेशा 3/4 भोजन खावे। 3/4 का अर्थ 4 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खाए, इसका कारण क्या, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे।
चलिए, पोर्शन साइज और न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या होती है, मतलब पोर्शन साइज क्या होता है और न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। किसी भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और उसकी कैलोरी के मुकाबले को क्या कहा जाता है, पोर्शन साइज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, पोर्शन साइज के नाम से जाना जाता है कि कोई भी भोजन होता है उसमें कितने पोषक तत्व है की मात्रा कितनी है और उसमें कैलोरी कितनी है, कितनी मात्रा में कैलोरी है और कितनी मात्रा में आपके सामने जो भोजन के अंदर पोषक तत्व है, वो पोर्शन साइज के नाम से जाना जाता है। उच्च न्यूट्रिशन डेंसिटी वाले भोजन, मतलब आया को भोजन जब उच्च क्वालिटी को आपके सामने क्या है, जो न्यूट्रिशन मिले हैं, कौन सा भोजन में ज्यादा मात्रा पोषक तत्व मिले हैं, फला मिले हैं, हरी सब्जियां मिले हैं, दाला मिले हैं और दूध में मिले हैं। तो इन सब के सब जो भोजन होते हैं जिनमें आपके फल हो गए, हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गई, दूध हो गए, इनमें सबसे ज्यादा क्या आपको क्या मिलता है भाई, आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व है जिन खा के थारो शरीर स्वस्थ रखो। कम न्यूट्रिशन कौन सा मिलेगा, जंक फूड में कम न्यूट्रिशन मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक में कम न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो मीठा पेय पदार्थ है ना कोल्ड ड्रिंक, दो कि आज तो भाई हमारे साथ वाला को नौकरी में नंबर है, ठंडो पी के आऊंगा, पार्टी लेके आऊंगा, वह पार्टी बहुत महंगी पड़े थारे शरीर के लिए। समझ में आ गया। तो न्यूट्रिशन डेंसिटी वाला भोजन होता था पहले। पार्टी अपने दादा ने पूछो था, दादा और पार्टी कहें कि क्या करता, घरा को राबड़ी के साथ 4 रोटी खा ली है ना, या के करो चावल लिया, चावल रांध के खा लिया, कदे गेहूं की रोटी बना ली, कदे था दादा ने पूछो, वो बताऊंगा था कि भाई मार तो ऐ की पार्टी है करती, कोई को ब्याह है कर तो बोलो थालो जो काको को नहीं रामलाल है उको ब्याह है ना जना के बात करे, बोले चावल चावल रांध्या और चावल कितना, बोले 10 किलो चावल रांध्या और बोले 10 जना 1-1 किलो गला के गेर के खाएं, और बोले 2 किलो ले आयो घी, बोले रामलाल सारों को सारा खागा, बोलो वो हो बोले मार के लिए तो पार्टी है ना। पूछिए था दादा ने, वो ऐ की बात बताऊंगा। और आजकल अफा के खावा, हाँ बोले चलो, बोले को चाउमीन वाली दुकान पर चलो, ठंडो पी के आओ, वह आजकल अलग पार्टी। तो अपनो शरीर भी सही है भाई, पहले जो अपना दादा परदादा या कोई बोरी नया ठा के फेंक देता, आजकल कोई बालक नया कहते ना कि भाई 2 किलोमीटर पैदल जाके दे राम निकल जाओ, और जाना था शरीर में, और जाना है कि भाई कि मतलब राम निकलने का अर्थ है नेगेटिव में मत लियो, एक अर्थ है कि शरीर में जान कौन बची आजकल। इसमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। ये जो भोजन मैंने आपको बताया ना, इनमें कैलोरी ज्यादा होती है। अब कैलोरी के है भाई, कैलोरी एक ऐसा सिस्टम है जो आपके शरीर को है ना ऊर्जा तो प्रदान कर देता है, लेकिन घनी ऊर्जा एडीबी के काम की और शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। सही पोर्शन वाले मात्रा में उच्च डेंसिटी वाले भोजन को सेवन से हमें स्वस्थ बनाता है। अगले वाला प्रश्न है सर्विंग साइज के उदाहरण। क्या होती है सर्विंग साइज? सर्विंग साइज वह मात्रा होती है जिसे पोषक विशेषज्ञ और स्वस्थ संगठन एक बार में खाने के लिए सुझाते हैं। सर्विंग साइज के भाई आपके सामने कोई भी आदमी ने एक टाइम में कितनी रोटी खानी चाहिए, बस सर्विंग साइज जो है वह मात्रा उम्र, लिंग और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। भाई कोई आदमी को हाइट 6 फीट है तो उन सबको भोजन लेना चाहिए, कोई आदमी की 5-5.5 हाइट है तो उस सबको खाना चाहिए। अब जवान आदमी को ज्यादा रोटी खानी चाहिए और 30 साल बाद में थोड़ी कम कर देनी चाहिए, है ना। तो जैसी उम्र, अब सारा 16 लेके 20 साल की उम्र का बालक हो ना, थारो जवान खून है, थाना रोटी ज्यादा खानी चाहिए। क्यों? ते रोटी खाओगा तो थारे शरीर में पाचन तंत्र मजबूत है, तुरंत पच जाएंगे, तो आपकी सर्विंग साइज बढ़िया रहती है। सर्विंग साइज हमें क्या बताती है कि कितना खाना सुरक्षित है, मतलब कितनो खानो चाहिए जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित रहे, उसको सर्विंग साइज के नाम से जाना जाता है। और कितना खाना चाहिए और कितना खाना हमारे खाने के लिए सही है, उसको सर्विंग साइज के नाम से जाना जाता है। क्यों हमें सर्विंग साइज का पालन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। क्यों हमारे फायदेमंद रहता है? क्योंकि हमारा जो वजन है ना वो इस चीज से नियंत्रित रहता है। साथ के साथ पोषक तत्व भी संतुलित रहते हैं। और क्या होते हैं, कितनी मात्रा में आपके सामने जो पोषक तत्व ले रहे हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर क्या रहता है, संतुलित मात्रा के अंदर रहते हैं। तो वजन भी कंट्रोल में रहे और पोषक तत्व कितना लेना चाहिए वह भी नियंत्रण में रहे हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोर्शन कंट्रोल, भोजन की मात्रा पर नियंत्रण। कितना भोजन ले रहे हो उसकी मात्रा पे आपके सामने नियंत्रण करना चाहिए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पोर्शन कंट्रोल क्या होता है? स्व भोजन की मात्रा पर नियंत्रण करना, चाहे खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। भाई थाना क्या होगो, कोई भी आदमी है अगर उन मोटापा से बचना तो उनके करना पड़ेगा, खाना खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोई आदमी खाना खाने पर क्या कंट्रोल कर सके भाई, वो जद कंट्रोल कर सके है जद चाहे कोई भी खाना कितना स्वादिष्ट हो,
है ना। भाई एक चीज बताऊं, अगर कदे मटर पनीर की सब्जी बनी रहे, या कदे तारी फेवरेट कोई भिंडी की सब्जी हुआ, कोई की फेवरेट, कोई की करेला की हुआ, कोई आदमी की मान लो केरी की सब्जी फेवरेट है, तो वह फेवरेट सब्जी बनने का बाद में भी थे इतनी रोटी खाओ जितनी पहला दिन खाई थी, तो एक मतलब क्या करो थे, थारा पोर्शन कंट्रोल करो, भोजन लेने की मात्रा पर नियंत्रण करो। पोर्शन कंट्रोल के क्या फायदे होते हैं? मोटापा नियंत्रित रहता है, मतलब आपके शरीर के अंदर जो मोटापा है वो आपके सामने कंट्रोल में रहता है। आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है, आपके सामने जो भोजन को जो पाचन है, पाचन तंत्र वो भी अच्छा रहता है, और लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उससे रोगों से बचाव होता है। मतलब लाइफ स्टाइल जो रोग होते हैं, हम लाइफ स्टाइल रोग के ज्यादा देर बैठा रहो तो शरीर से नुकसान, मतलब कदे कोई का जोड़ में दर्द हो, कोई का कमर में दर्द हो, कोई का बीपी होगी, कोई आपका सामने आजकल एक चीज देखिए कितनी, हर आदमी का आज का समय में जिनकी उम्र 30 सालों ज्यादा है उनका बीपी को शिकार है ना। थारे घर थारे मदर फादर पूछो, बीपी कोई की हाई मिलेगी, कोई की लो मिलेगी। क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान ही वैसा हो गया, इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित रोग बढ़ गए हैं। अब पोर्शन को कंट्रोल करने के कैसे कैसे तरीके होते हैं? छोटी प्लेट का उपयोग करना। कैसी प्लेट का उपयोग करो भाई? भोजन खाओ तब छोटी प्लेट का उपयोग करो, ऐसा कोनी की कचौड़ी में खाने लगा ना। छोटी प्लेट का अर्थ है कि खानो कम लो, एक बार में 4 रोटी गला के बैठोगा तो नुकसान हो जाओगे। अपने राजस्थान की परंपरा शेखावाटी क्षेत्र में एक है, कभी भी घर का रोटी दी ना, घर वाले जब आपको खाना देते हैं तो क्या तो 1 रोटी देंगे या फिर आपको 2 रोटी देंगे, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देते, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सामने जैसे छोटी प्लेट का उपयोग करते हो तो आपको भाई ज्यादा खाना वेस्ट नहीं होता है। सामने 2 रोटी पड़ी रहेंगे तो आदमी को मन नहीं कर जाएगा और खा लिया। खाना खाओ तब धीरे धीरे खाना खाओ, क्योंकि दिमाग के अंदर आपके सामने एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो ये बताता है, अगर कोई इंसान धीरे धीरे खाना खाता है ना तो उसको क्या करता है, आपके सामने जो दिमाग है वो बताता है कि भाई आपके सामने भोजन खाने को बहुत पेट है वो भर को है। और टीवी या मोबाइल देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता कि आप कितना भोजन कर रहे हो। तो इस सब चीजों को आपको भाई खाना खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। फूड कंजप्शन डाटाबेस क्या होता है? फूड कंजप्शन डाटाबेस, फूड कंजप्शन डाटाबेस यह जानकारी स्रोत होता है जो विभिन्न खाद्य पदार्थ में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताता है। इस प्रकार के डाटाबेस में आपके सामने अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है कि आपके सामने कितनी ऊर्जा आपको शरीर को चाहिए, कितनी प्रोटीन आपके सामने आपको लेनी चाहिए, कितनी वसा लेनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट आपको लेनी चाहिए। तो फूड कंजप्शन डाटाबेस का अर्थ यह है कि आपने शरीर में कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए आपको खाने खाते वक्त, आपको कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी फैट चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपके सामने इन सारी चीजों के बारे में क्या की जाती है, जानकारी जहां पर दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? फूड कंजप्शन डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फूड कंजप्शन डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग उसका उपयोग भोजन के पोषक गुणवत्ता जानने के लिए और सही डाइट प्लान बनाने के लिए, मतलब सही डाइट प्लान बनाने के लिए आपके सामने इसका उपयोग किया जाता है। एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी, फूड कंजप्शन डाटाबेस की सहायता से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कोई खाद्य पदार्थ हमें कितनी ऊर्जा देता है। मतलब आपका सामने अगर आप फूड कंजप्शन डाटाबेस को निर्माण कर रहे हैं तो आप इस चीज को बारम बता सका कि कोई भी खाना है वो अपना कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, कितना पोषक तत्व प्रदान कर रहा है, कितने क्या कर रहा है पोषण, कितना आपके शरीर को जो पोषण चाहिए उसको प्रदान करने का काम कर रहा है। इन सब चीजों के बारे में अपन समझ सकते हैं। समझ में आ गई? भाई आपके सामने दूध पी रहे हो तो कितना आपका कैल्शियम मिल रहा है, अंडा खा रहे हो तो कितनी कैलोरी मिल रही है, जंक फूड खा रहे हो तो कितनी कैलोरी मिल रही है। इस चीज का बारे में अपना ने बेरो पाक जाए की का बारम फूड कंजप्शन डाटाबेस का सीधी सीधी बात है, टेस्ट ले जाता था ना ए बेरो पाक जाने कितना पानी मुंह कितनों के सब्जेक्ट के बारे में था ज्ञान है। भाई फूड कंजप्शन डाटाबेस के बारे में अगर आपको जानकारी रहती है तो आपको ये पता चलता है कौन सा भोजन आपके शरीर को कितनी ऊर्जा कैलोरी दे सकता है। इससे हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है कि कौन सा भोजन और कौन सा खाद्य पदार्थ हमें रोजमर्रा के लिए उपयुक्त है। तो आपके सामने भाई जो फूड डाटाबेस का उपयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ अपने शरीर के लिए बढ़िया है और कौन सा नुकसानदायक है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा कंटेंट। यूनिट नंबर 2 आपको कैसी लगी जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। चलिए भाई आप अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। अगर कोई विद्यार्थी अगर स्पेशल सिर्फ आपके सामने यूनिट नंबर 3 का क्लास देख रहा है तो उस विद्यार्थी को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने यूनिट 1 और 2 और यूनिट 4 ऑलरेडी पढ़ा रखी है। मैंने भाई आपके सामने पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 4 पढ़ाई
पढ़ा रखे है, जाओ और जाकर आपके सामने आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पूरी पूरी देख लो। साथ के साथ आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। कितने सब्सक्राइबर तक? 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना अपने को कितनी तारीख से पहले पहले? 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम है ना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर आप भी सब्सक्राइब कर दोगे तो प्लीज अपने 3,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और ये पीडीएफ आपके सामने जो पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। करो भाई आपके सामने, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है आपको क्योंकि सब्सक्राइबर आप करते नहीं हो, है ना। 90% बच्चे मैं आपको दिखा सकता हूं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लो भाई। बेसिक ऑफ फूड प्रिपरेशन पूरे 3 साल आपको पास करवाने का काम जिम्मेदारी फिर मेरी होगी। फूड प्रिपरेशन का अर्थ और महत्व क्या होता है? फूड प्रिपरेशन का अर्थ होता है भोजन की तैयारी, भोजन को योजना बनाना कि आपको किस प्रकार का भोजन बनाना है, सही सामग्री चुनना। भाई भोजन बनाना एक कला नहीं है, कौन से भोजन बनाने के लिए आपको किस प्रकार की सामग्री चुननी होती है। जैसे भिंडी की सब्जी बना रहे हो, बहुत सारा पानी डाल दिया, नहीं बनेगी कभी भी, है ना। और अगर आपने केरी की सब्जी बनाई, बिल्कुल पानी नहीं डाला, नहीं बनेगी अच्छी। समझ में आ गया? आलू की सब्जी बनाई है उसके अंदर, है ना, उसमें आपने क्या किया, आपने मिर्च मसाले बिल्कुल, जो नमक बिल्कुल नहीं डाला, नहीं बनेगी अच्छी। तो यही है, कोई भी जब भोजन बनाओ तो उसकी योजना बनानी जरूरी है कि आपको किस प्रकार का भोजन बनाना है। फिर आपको सही सामग्री चुननी पड़ती है और सबस तरीके से भोजन पकाया जाए ताकि आपके सामने क्या, भोजन अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक रहे। देखो भोजन बनाना भी एक कला है, समझ में आ गई। सही भोजन बनाने की योजना बनानी होती है, सही सामग्री चुनना होता है और स्वस्थ तरीके से भोजन को पकाना चाहिए ताकि आपके सामने भोजन है वो सुरक्षित रहे, उसमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। भोजन को सही तैयारी करना आवश्यक है, मतलब कोई भी भोजन का निर्माण करो उसकी सही तैयारी करना जरूरी होता है। जैसे गलत पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कई लोग भिंडी की सब्जी बनाओ या कि बनाओ कोई कोयला बना के दर दिया, पुन्नी बढ़िया बनाएगो। करेला की भी हालत कर दी, ज्यादातर फ्राई करके खानों बनाई। कई लोग काफी ज्यादा गर्म मसालों को यूज करी, तो इससे क्या हुआ, जो पोषक तत्व है, आपका कोई भोजन सिर्फ स्वाद स्वाद के लिए कौन खावा, अभी तक के स्वाद तक खाता। लेकिन भोजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि आपके शरीर के जो जीव को स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन करा जाए। भोजन इसीलिए किया जाता है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसमें आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है वो मिल सके। ज्यादा तेल मसाले से भोजन अस्वस्थ हो जाता है। अगर थारा भोजन में ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, आपके सामने तेल को प्रयोग कर रहे हो, ज्यादा तेल को प्रयोग कर रहे हो, ज्यादा मसाला को प्रयोग कर रहे हो, तो इससे क्या, थारो जो भोजन है, थारो जो खाना है वो क्या क्या हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। थारो भोजन और खानों क्या हो जाओ भाई, आपके सामने अस्वस्थ कैटेगरी में जाओगे। ज्यादा तेल और मसाले आपके सामने कभी भी भोजन में नहीं डालने चाहिए, वो आपको भोजन को हमेशा खराब बनाने का काम करता है। अस्वस्थता से रोग फैल सकते हैं। और अगर आप क्या कर सकते हो, अस्वच्छ, अगर सही स्वच्छता से खाना नहीं बना रहे हो आपके सामने, तो आपको क्या हो सकता है, आपने हाथ नहीं धोए हैं, नाखूनों को आपने अच्छे से नहीं काट रखा, तो आपको क्या हो सकता है, आपको जो बीमारियां वो फैल सकती हैं। भोजन की तैयारी से स्वच्छता, संतुलन और सही विधि का पालन जरूरी है। अगर आप भोजन का निर्माण करो तो सबसे पहले आप उस भोजन में स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है। क्या होनी बहुत जरूरी है? स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भोजन को कितनी मात्रा में, संतुलित मात्रा में पकाना जरूरी है और सही विधि से पकाना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? सही विधि से उसको पकाना भी जरूरी है। तो भोजन जब आप पकाओ तो हर चीज का ध्यान रखो, स्वच्छता का भी, संतुलित मात्रा में उसको बनाते वक्त उसका उस चीज का भी, और सही विधि में पकाने का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डिशेज की प्लानिंग, कैसे आप एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिशेज की प्लानिंग कर सकते हो, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हेल्दी डिशेज प्लानिंग का क्या अर्थ होता है? ऐसे भोजन की योजना बनाना जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। हेल्दी डिशेज वही होती है आपके सामने, जब आप कोई भी भोजन को बनाओ तो उस भोजन के अंदर सभी के सभी पोषक तत्व कैसे हो, संतुलित मात्रा में हो। कितनी मात्रा में भाई? सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में देखने को मिले, उसी भोजन को क्या कहा जाता है? हेल्दी डिश प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेल्दी डिश प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। हेल्दी डिश प्लानिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब एक हेल्दी स्वस्थ भोजन की प्लानिंग करते समय, सोच विचार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
भोजन में सभी फूड ग्रुप्स शामिल हो, मतलब कोई भी भोजन का निर्माण कर रहे हो उसमें सभी प्रकार के जो भोजन है वो आपके सामने उसके अंदर होने चाहिए, सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स है उसमें शामिल होने चाहिए। अगले वाला, मौसमी और ताजी सामग्री का प्रयोग करें। किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें? मौसमी, जैसे अब सर्दियों के मौसम में अपने को क्या क्या खाना चाहिए? आपके सामने पालक चलता है, गोभी चलती है, आलू तो खैर चलते चलते हैं आपके सामने, मटर चलते हैं, गाजर चलते हैं, इस प्रकार का आपके सामने है ना। गर्मियों में टिंडा, काकड़ी है ना, भिंडी, गवार की फली, ऐसा को भोजन चल है ना, चला ना। दाल तो अपने 12 मासी वही है। तो जैसा मौसम होता है उस तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए और ताजा भोजन है उसको प्रेफर करना चाहिए। किस प्रकार का भोजन ज्यादा खाना चाहिए? ताजा जो भोजन होता है उसको खाना ज्यादा चाहिए। जितना ताजा भोजन खाओगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। कोई भी भोजन खाओ उसमें कम तेल हो, कोई भी भोजन खा रहे हो उसमें तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम नमक और कम चीनी होनी चाहिए, नमक की मात्रा भी कम होनी चाहिए और चीनी की मात्रा भी कम होनी चाहिए और तेल की मात्रा है वो भी कम होनी चाहिए। भोजन बनाते समय उसको उबालना चाहिए। क्या करो? भोजन बनाओ तब उसको उबालो। क्या करो? भोजन बनाते वक्त उसको उबालना चाहिए, भाप पर पकाना चाहिए, फ्राई करने से बच सकते हो। अगर कोई भी भोजन होता है, सबसे बेस्ट भोजन है ना, उसका क्या खासियत होगी? वो फ्राई कर किया हुआ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फ्राई किया हुआ नहीं होगा, मतलब तेल में तला हुआ नहीं होगा। अब क्या कहते हो गुरुजी मारे तो कोई खाने को मैंने जिम तेल नहीं पड़े, है ना, तो वो थोड़ा बहुत शरीर के लिए नुकसानदायक ही होता है। उबालकर व भाप से आप खाने को पका सकते हो, इससे क्या होता है? खाने को कम नुकसानदायक रहता है आपके शरीर के लिए। खाने को सही मात्रा में से पकाते हो तो उसमें ना सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बना रहता है। अगले वाला है स्नैक्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन। देखो स्नैक्स क्यों है, जो अपना चाउमीन नूडल्स खाओ ना, सब स्नैक्स की श्रेणी में है। लेकिन आपके सामने देखो पहले भी अपने टाइम में स्नैक्स बनाया करता, क्या का मट्ठी खाई होगी थी, गुलगुला खाया होगा, है ना, और आपके सामने जो और भी अन्य प्रकार का जो बने हैं, बस सब स्नैक्स ही है करता। वह कौन सी कैटेगरी में आवा? स्नैक्स की कैटेगरी में आवा है अपनो, लेकिन वो पारंपरिक भोजन हो, वो शरीर में कम नुकसानदायक होया करतो। स्नैक्स वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो मुख्य भोजन के बीच में खाए जाते हैं। मतलब कोई भी अगर मुख्य भोजन खा रहे हैं, जब मान लो कदे खाना खा रहे हो और खाना खाता खाना के बीच में सुबह शाम का खाना के बीच में थारा मन में भूख लगे तो चना खा लिया, बुनेड़ा, कदे मट्ठी बनाई बा खा ली, तो बस सबकी की कैटेगरी में आओ भाई, स्नैक्स की कैटेगरी में आओ। जो दो भोजना के बीच में जो भोजन करिए जाए उन स्नैक्स के नाम से जाने जाए। स्वस्थ स्नैक भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को पोषण भी देते हैं। मतलब स्वस्थ कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी के? स्वस्थ कैटेगरी के जो स्नैक्स होते हैं ना, हेल्दी स्नैक्स होते हैं, वो आपके सामने आपके शरीर में भूख को भी मिटाएंगे और शरीर को पोषण भी देंगे। क्या करेंगे? शरीर को पोषण देने का भी काम करते हैं और आपके शरीर की भूख भी मिटाने का काम करते हैं, दोनों का दोनों काम करते हैं। हेल्दी स्नैक्स के क्या गुण होते हैं? मतलब कोई भी जब आप हेल्दी स्नैक्स खाते हो, उन हेल्दी स्नैक्स के आपके सामने क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। आसानी से हल्के और आसानी से पचने वाले होते हैं। मतलब स्नैक्स क्या होना चाहिए? जो एक तो आप बनाओ जो ना आप आसानी से बन जाए, शरीर में पच भी जाए और हल्का भी हो। खाने में कैसे होते हैं भाई? हल्के भी होते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, जब उनको पकाओ तो कम तेल की मात्रा से पके हुए होने चाहिए। किससे पके होने चाहिए भाई? कम तेल की मात्रा से आपके सामने पचे हुए होने चाहिए, वही हेल्दी स्नैक होते हैं। वही क्या होते हैं आपके सामने? हेल्दी स्नैक के नाम से उनको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है पोषक तत्व भरपूर होते हैं। क्या है? उनमें पोषक तत्व आपके सामने भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्या है? पोषक तत्व है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो हेल्दी स्नैक की तीन ही कैटेगरी होती है, हल्के और आसानी से पचने वाले, कम तेल से बने हुए और पोषक तत्वों से भरपूर। आपके सामने यही क्या होते हैं? हेल्दी स्नैक्स होते हैं। उदाहरण की बात करें, भुना हुआ चना हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी में है। मूंगफली जो स्नैक्स की कैटेगरी में आता है। फल चाट आपके सामने और स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स का अर्थ हुआ आपके सामने जो अगर कोई दाल न थे भेज दो ना, है ना, अंकुरित आपके सामने दाल वगैरह, उसको स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सब के स्नैक्स की कैटेगरी में हो। फिर से बता दूं, बुनेडो चनो, मूंगफली, फल चाट और स्प्राउट सबके सब किसकी कैटेगरी में आते हैं भाई? आपके सामने हेल्दी स्नैक्स के कैटेगरी में आते हैं। जंक स्नैक्स के स्थान पे हल्की जो हेल्दी स्नैक्स लेने से मोटापा और कमजोरी दोनों से बचाया जा सकता है। मतलब अगर आप जंक की
जो जंक वाले जो स्नैक्स होते हैं उनको खाने के बजाय अगर हेल्दी स्नैक्स खा लेते हो, कैसे स्नैक्स खाते हो, हेल्दी स्नैक्स खाते हो, तो ये आपके शरीर में मोटापा भी नहीं बढ़ाता है और कमजोरी भी नहीं लाता है। दोनों की दोनों चीजों से आप बच सकते हो। अगले वाला है सूप की प्लानिंग और प्रिपरेशन। आपके शरीर के अंदर अगर आप क्या खाते हो, सूप को कैसे खाया बनाया जा सकता है और उसकी सूप को बनाने की प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। सूप क्या होता है, कदे न कदे थे मूवी वगैरह के अंदर देखियो कि सूप आपा तो कमी पीवा काट दो, है ना। जहां पर चाह है ना भाई, एक तरीका क्या अपना के लिए सूप है, लेकिन चाह हुआ है कोई सूप की कैटेगरी, लेकिन मांस को अपना तो भाई सूप पीवा है। सूप तरल रूप का भोजन होता है जो शरीर को गर्मी, पोषण और आराम देता है। जैसे थे कि एक पानी को गिलास पतीलो लियो, उके अंदर पानी गर्म करियो, उके अंदर अदरक कूटी, तुलसी ही बाग कूटी, है ना, थोड़ी बहुत चीनी का 2-3 दाना मिला दिया, है ना, तो इससे क्या है, और उसको काटो निकाल के पी लियो। बाकी की कैटेगरी मांगो, सूप की कैटेगरी मांगो। कौन सी कैटेगरी मांगो भाई, सूप की कैटेगरी मांगो। तो सूप वही होता है जो शरीर को गर्मी देता है, पोषक तत्व देता है और आराम देने का काम करता है। समझ में आ गया। तो सूप पोषक तत्व, शरीर को गर्मी, पोषक तत्व और आराम देने का काम करता है, वही सब सूप की कैटेगरी में आते हैं। यह आसानी से पच जाता है और व्यक्ति को बीमार व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। सूप क्या होता है भाई, आपके सामने आप शरीर में खाओ पियोगे तो आसानी से पच जाएगा, और बीमार व्यक्ति होता है ना, उसको बीमारी से बचाने का भी काम करता है क्या, सूप। हेल्दी जो सूप्स होती है उसकी क्या विशेषता रहती है, ताजी सब्जियों से बना होता है। समझ में आ गया। सब्जियों से भी आपके सामने काफी बार सूप को बनाया जाता है। कम नमक और कम तेल का प्रयोग होगा। क्या होगा, कम नमक को प्रयोग करूंगा। क्या को प्रयोग करूंगा भाई, कम मात्रा में नमक का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में नमक का प्रयोग करेंगे भाई, आपके सामने कम मात्रा में आपके सामने नमक है उसका प्रयोग होता है, कम मात्रा में ही तेल का प्रयोग होता है। समझ में आ गई। क्यों गणो तेल और गणो नमक के लिए तो शरीर के लिए भाई नुकसानदायक होगा। अगले वाला है बिना क्रीम या अधिक मसाले वाला। क्रीम वगैरह नहीं गिरोगे, मसाले अधिक नहीं होंगे, कंट्रोल मात्रा, नियंत्रित मात्रा में मसाले होंगे, वही क्या होता है आपके सामने हेल्दी सूप होता है। समझ में आ गया। हेल्दी सूप वही होता है जिसके अंदर बिना क्रीम या अधिक मसाले नहीं होंगे, कम नमक या कम तेल होगा और ताजी सब्जियों से बना होगा। तो जिस सूप के अंदर ये सारी की सारी कैटेगरी देखने को मिले वही हेल्दी सूप है। जैसे सूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब्जी से बना हुआ सूप, दाल से बना हुआ सूप और टमाटर सूप, ये 3 प्रकार के सूप होते हैं। सब्जी जो अलग अलग प्रकार की जो मिक्स वेज की सब्जी होती है ना, उससे बना हुआ सूप, दाल का सूप और टमाटर का सूप। जब दाल को झोड़ो है ना, केकरो दाल है ना, दाल में काफी बार आपा केकरा दाल न उबाला तो दाल की सब्जी बना ली, बाकी नीचे नीचे जो पानी बच गो ना, वो सूप के रूप में उपयोग में ले इसको। सूप शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पाचन को सुधारने का काम करता है। सूप क्या करता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखता है और जो शरीर में पाचन होता है उसको भी बनाए रखने का काम करता है। तो शरीर ना हाइड्रेटेड का अर्थ है शरीर में पानी की मात्रा कंट्रोल में रखा है और पाचन है उन्हें भी सुधारने को काम करे। इन्हीं के अलावा आपके सामने यही सब चीजें आपके सामने सूप कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, सूप कहलाती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पहचान जो पाचन तंत्र होता है उसको सुधारने का काम करता है। अगले वाला सलाद की प्लानिंग और प्रिपरेशन। आप सलाद बना रहे हो तो सलाद को बनाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सलाद कच्ची या हल्की पक्की सब्जियों से बने होते हैं। सलाद किस चीज से बने होते हैं भाई, आपके सामने कच्ची व हल्की पक्की सब्जियों से बने होते हैं जिसमें विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। सलाद में क्यों है, कच्ची पक्की सब्जी, हल्की जो पक्की सब्जी होती है ना उससे बना होता है, जिसमें देखो सीधी सीधी बात है, सलाद क्या को मिल रहा है, टमाटर को मिला को, गोभी को मिला को, है ना, खीरा को मिला को, प्याज को मिला को, मूली को मिला को। या अपने जो शेखावाटी क्षेत्र अपना राजस्थान मतलब है, बाहर क्या कोई खाता हूँ सलाद, अपने तो सब सब्जियां को मिला है। तो इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, जो कच्ची व हल्की पकी सब्जियों से जो काट कर जिस चीज को बनाया जाता है उसको सलाद के नाम से जाना जाता है। कच्चा इसको खाया जाता है और इसमें विटामिन व फाइबर की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। कोई भी सलाद होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसमें ताजा व मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। कैसी सब्जियों का, ताजा सब्जियों का, समझ में आ गया, और मौसमी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। कम नमक और नींबू का प्रयोग, कम मात्रा में क्या करोगे, आपके सामने नमक का प्रयोग करोगे। नमक का कैसे प्रयोग करोगे, कम मात्रा में प्रयोग करोगे। नींबू का प्रयोग भी आपके सामने देखने को मिलता है। कदे भी थे सलाद जो ना साथ नींबू पड़े, नींबू निचोड़ के जो बढ़िया लगता है थोड़ा। बिना मेयोनीज या भारी ड्रेसिंग के, मतलब मेयोनीज वगैरह कम होनी चाहिए और ड्रेसिंग का अर्थ है और जो चाट वाट है वो कम देखने मिलना चाहिए।
हरी सलाद व अंकुरित दालों का भी साथ के साथ अपन प्रयोग कर सकते हैं। सलाद में अपन फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई? सलाद में अपन फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नियमित सलाद सेवन से पाचन अच्छा रहता है और कब्ज की समस्या कम रहती है। अगर लगातार सलाद खाता रहोगा तो थारा शरीर के लिए क्या रखो? शरीर के लिए हल्को भी रखो, और जो आपके सामने जो कब्ज मतलब क्या था, जो जिनका पाचन खराब रहता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चंदू पंचारी खाने की जरूरत पड़ेगी। डेजर्ट्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या होती है? क्या होता है डेजर्ट्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन? डेजर्ट्स भोजन के अंत में किया जाने वाला मीठा व्यंजन होता है। मतलब जो खानों खाने का बाद में मीठो खाए जाना, उन्हीं डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अधिक चीनी वाले होते हैं, इसीलिए लेकिन इन्हें स्वस्थ भी बनाया जा सकता है। डेजर्ट के में भाई मीठो ज्यादा प्रयोग हो तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मात्रा में बनाओ तो क्या उसका आपके सामने शरीर के लिए बढ़िया भी उसका स्वास्थ्य डेजर्ट स्वस्थ जो आपके सामने स्वस्थ डेजर्ट भी बना सकते हैं। हेल्दी डेजर्ट्स के क्या फायदे होते हैं? फल आधारित डेजर्ट रहता है। कैसा? फलों से बना हुआ डेजर्ट रहता है, कम मात्रा में चीनी देखने को मिलती है और घर पे बना होता है। हेल्दी डेजर्ट की क्या विशेषता है? फलों से बना होगा, कम चीनी देखने को मिलेगी और घर पे बना हुआ होगा। वैसे जो और आपके सामने जो अनहेल्दी उदाहरण क्या है? फ्रूट कस्टर्ड, जो देखो देखो छोटी छोटी आपके सामने खाया करो, जो आइसक्रीम के ऊपर जो लाल पीली नीली कलर की है, उन फ्रूट कस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। दही और फल से बनाओ, दही के अंदर थोड़ी आपके सामने थोड़ी चीनी बना दी, उसके अंदर आपके सामने कोई अंगूर वगैरह डाल देते हैं, और भी जो चीज डाल देते हैं तो कहते हैं चीज खाई बनी ये बता दो दही के अंदर कौन कौन सा फल मिला के खाया जाए। और गुड़ से मिली हुई मिठाइयां गज्जक खा ली, शरीर के लिए बढ़िया है ना। सर्दी टाइम में तिल का बनाया गुड़ का लड्डू खा लिया, शरीर के लिए बढ़िया है। तो इस प्रकार के डेजर्ट है। बूंद का लड्डू खा लिया, चावल का लड्डू खा लिया, और क्या का लड्डू बना के खा लिया, गाजर को हलवा खा लियो, सब डेजर्ट के अंदर आए हैं और शरीर के लिए बढ़िया है। हेल्दी डेजर्ट से स्वाद भी मिलता है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है। स्वस्थ रहता भाई, हेल्दी रहता है। तो हेल्दी डेजर्ट रखो, स्वास्थ्य में भी जो खाओगा, गाजर बाग खाओ या गाजर को हलवा खाओ, खाते हैं स्वाद भी आया और शरीर के लिए भी बढ़िया है। हाइजीन और सेफ्टी इन फूड प्रिपरेशन, भोजन बनाते समय जो स्वच्छता बहुत जरूरी है। जैसे आप खाना बना रहे हो उसके अंदर स्वच्छता बहुत जरूरी है। किस चीज की? भाई आपके सामने जो खाना बनाते समय जो स्वच्छ साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। क्यों? अस्वच्छता भोजन में फूड पॉइजनिंग व अन्य रोग कर सकता है। अगर आप खाना बना रहे हो और वो अस्वच्छ तरीके से बना रहे हो, अस्वच्छ तरीके से भोजन कैसे बनाया जाता है भाई आपके सामने? अस्वच्छ भोजन वो होता है जिसके अंदर हाथ कौन धोया और बीमार व्यक्तियों को कहने गया हाथों को दोनों प्रयोग सैनिटाइज करना भूलगा और सीधो खाना बना दिया और 2-3 आदमी रोटी देगा। थारा जुकाम लगी है, छींक करती सीधा का सीधा छींक आपके सामने क्यों चली गई? जो आपके सामने बूंदे थी वो सीधी सीधी खाने में चले गई, आपको घर वालों को बीमार करोगे। इस तरीके से आपके सामने अगर आप खाना बनाते समय स्वच्छ भोजन स्वच्छ हाथों से आपको बनाना जरूरी होता है। स्वच्छता के लिए मैं हाथ धोकर भोजन बनाए। जब भी भोजन बनाओ तो हमेशा हाथ धो के भोजन बनाओ। साफ बर्तन का उपयोग करें। कैसे बर्तन का उपयोग करें? साफ बर्तन का उपयोग करना जरूरी है। अगर साफ बर्तन का उपयोग करोगे तो आपके सामने भोजन आपका लंबे समय तक चलेगा। कच्चा और पक्के भोजन को अलग रखो। जो कच्चा और पक्का भोजन होता है उसको अलग अलग रखना जरूरी होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये था यूनिट नंबर 3। अब आप बढ़ाना यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगर थारम कोई भी विद्यार्थी, आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर यूनिट नंबर 4 को स्पेशल वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना था ना, यूनिट 1, 2 और 3 ऑलरेडी पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जो प्ले लिस्ट को लिंक दिया था, जाके पढ़ूंगा तो सारी की सारी चीज हमें उठे पढ़ना है। साथ ही साथ भाई बार बार बताना पड़ रहे हैं, लेकिन एक ना सब्सक्राइब करो चैनल में। 25,000 सब्सक्राइबर करना, मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम ही तो कर दो भाई। मत हनो जो उनको 25,000 सब्सक्राइबर है ना, ये वीडियो देखो ना, देखो सारा सब्सक्राइब मत दो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन करो बनी फिर बहुत बनता है ना। करो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे रखा है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फ्री में सारी पीडीएफ देखने मिलते हैं, जाओ ज्वाइन करो। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। मील कॉम्बिनेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड हेल्थ से संबंधित प्रश्न आते हैं। मील कॉम्बिनेशन भोजन संयोजन क्या होता है? ऐसे भोजन एक साथ देना जिससे शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके। मील कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपके सामने इस प्रकार का भोजन लिया जाए जिससे क्या हो, शरीर को सारे के सारे
पोषक तत्व, जितने शरीर को अपने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सारे के सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके, जितनी जरूरत हो है उतना मात्रा में मिल सके, वही आपके सामने क्या करना भाई, संतुलित भोजन का नाम से जाना जाए। सही भोजन संयोजन से शरीर को पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अगर आप शरीर को क्या करते हो, सही मात्रा में पोषक तत्व देते हो, क्या शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व देते हो, तो आपके सामने क्या होता है, सही मात्रा में शरीर को पोषक तत्व मिलता है और शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य अच्छा बने रहेगा और इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य वो भी अच्छा बना रहता है। कैसा रहता है भाई, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा के लिए, जो शरीर के अंदर आपके सामने जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में दी जाएगी, तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट शरीर में किसके लिए रहे, ऊर्जा के लिए रहे। प्रोटीन किसके लिए रहता है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए। अगर आप शरीर में जो अगर आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन किसके लिए रहता है बताइए ना, बॉडी बिल्डर प्रोटीन खाए, क्यों, ताकि उनकी मसल्स बने, शरीर खुले और ज्यादा बढ़िया रहे, मसल्स का निर्माण करना। फैट, वसा किस चीज के काम आती है, अतिरिक्त ऊर्जा और विटामिन के अवशोषण के लिए। फैट किस चीज के काम आती है भाई, आपके सामने शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा डालने के लिए और विटामिन का अवशोषण करने के लिए फैट है वो आपके शरीर में डाली जाती है। विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज क्या रहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। विटामिन और खनिज क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। फाइबर है वो पाचन के लिए होता है। देखो चावल और हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शरीर में ऊर्जा होगी। प्रोटीन, दाल के अंदर प्रोटीन रहे, ज्यादा खाओगा, अंडा भी प्रोटीन रहे तो शरीर की मसल्स बनेगी, मजबूत बॉडी बनेगी। फैट कम रहे, घी का खाओ ना, उन खानों के अंदर है तो शरीर में ऊर्जा वगैरह मिला था। विटामिन, फल फ्रूटा के अंदर विटामिन व खनिज रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मोटो अनाज है आपके सामने, जो बाजरो हो, दाल होगी, हर के अंदर सबके अंदर फाइबर देखने मिले, ये पाचन सूत्र है। यदि भोजन में केवल एक ही पोषक तत्व हो तो शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकता। मतलब अगर भोजन ले रहे हो ना, अगर भोजन में सिर्फ एक ही प्रकार का पोषक तत्व, क्या का एक ही प्रकार के पोषक तत्व अगर देखने को मिलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, आप अनेकों अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। एक संतुलित थाली होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, रोटी, चावल व कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, एक संतुलित थाली के अंदर रोटी भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट है उसकी भी मात्रा देखने को मिलेगी। सारे के सारे आपके सामने चीजें देखने को मिलती है, रोटी भी रहेगी, चावल भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगी, सबकी सब चीजें देखने मिलती है। दाल दही में आपको क्या मिलता है भाई, प्रोटीन मिलता है। तो रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट मिले, दाल दही से की मिले, आपके सामने प्रोटीन मिले। दही में भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन रहे तो खूब खाए। सब्जी में क्या रहता है, विटामिन और खनिज रहते हैं। जो सब्जी होती है उसके अंदर विटामिन और खनिज है वो पाए जाते हैं। सलाद होता है, उसके अंदर क्या होता है भाई, फाइबर होते हैं। सलाद के अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने फाइबर पाए जाते हैं। सलाद के अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने फाइबर है वो पाया जाता है। तो सलाद भी खाना खाना चाहिए, खास करके जो अंकुरित अनाज है ना, उन्हें खाना बहुत जरूरी है, वो शरीर के लिए ज्यादा बढ़िया है। सस्टेनेबल एंड हेल्दी फूड का संबंध क्या होता है, सस्टेनेबल और हेल्दी फूड क्या होता है, उसके बीच में क्या संबंध होता है। सस्टेनेबल का वर्तमान की आवश्यकताओं का पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाना। भाई ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, ये नहीं आएगा। वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे और आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति हो जाए। हाँ सही है, सही, गलत मैंने गलत पढ़ा है। वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी कोई ना नुकसान नहीं पहुंचे, उसी को क्या कहा जाता है, सततता, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। एक बार यही है कि जहाँ थारा घरा, जहाँ मान लो कि थारा घरा जो कुआं है उसका अंदर जो पानी है वो थारो दादो भी उपयोग कर सको, थे भी कर सको, थारा पिताजी भी कर सकते, आने वाली जनरेशन भी अगर को उपयोग कर पाऊंगी और वो कुआं पानी नहीं निमड़ तो क्या को विकास है, सतर्कता को उपयोग है। अब थे भाया सुबह शाम होगा, चावल उगाओ करते थे, कपास उगाओ करते थे, गेहूं उगाओ, लगा लगा के पानी और को पानी के बाढ़ तो क्यों जाओ, सतत विकास बनी, क्योंकि थारा आगे वाली जनरेशन के लिए पानी कुछ बच्चों है ना। जब हम हेल्दी फूड चॉइस को सस्टेनेबिलिटी से जोड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है। स्वस्थ भोजन को अपन सतत विकास के साथ जुड़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा उद्देश्य पूरा होता है। क्या होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। शरीर कैसा रहता है भाई, आपके सामने हमारा शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है इन सब चीजों से।
पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, जो अपना जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है, जो हमारी प्रकृति में जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों की भी आपके सामने क्या आती है भाई, बचत देखने को मिलती है। तो हेल्दी फूड चॉइस वही होते हैं जो शरीर को भी स्वस्थ रखता है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत करने का काम करता है। सस्टेनेबल फूड न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि प्रकृति के पर भी कम दबाव डालता है। मतलब सस्टेनेबल फूड वही होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और प्रकृति पर भी बिल्कुल कम दबाव डालता है। सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस फूड सोर्स, जो सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस फूड सोर्स कौन से होते हैं, आपके सामने इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ें। वे खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्व की मात्रा में भरपूर हो, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्व भरपूर हो। क्या हो, पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाए वो क्या कहलाते हैं आपके सामने, सस्टेनेबल फूड कहलाता है। कैसा फूड कहलाता है, सस्टेनेबल फूड कहलाता है। पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए, ऐसा खाना जो पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाए। क्या हो, पर्यावरण है आपका जो इन्वायरमेंट है उसको भी कम नुकसान पहुंचे, वो कैसा फूड होता है भाई, सस्टेनेबल फूड होता है और उसको को सस्टेनेबल फूड सोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर स्थानीय बाजार है उससे अनाज खरीदो, बाजरो ज्वार गेहूं, तो वो क्या है, सस्टेनेबल फूड की कैटेगरी में आता है। कौन सी फूड की कैटेगरी में आता है भाई, सस्टेनेबल फूड की कैटेगरी में आता है। दालें खाते हो तो दाल अपने आसपास उग जाएगी, तो बाहर से कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम देखने मिला भाई, बाहर कोई चीज खरीद के लाना वो पर्यावरण के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि परिवहन करता समय जब वो भोजन है परिवहन करता समय आपके सामने क्या है, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन फैला है। क्यों है, पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा फैलता है, तो आपके सामने क्या होता है, जो सस्टेनेबल जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। मौसमी फल व सब्जियों का उपयोग करते हो, मतलब अलग अलग प्रकार के जो मौसमी फल होनी और जो सब्जी होते हैं, अगर आप उनका उपयोग करते हो तो उससे भी क्या होता है भाई, आपके सामने जो सस्टेनेबल फूड सोर्स के उदाहरण है। कम प्रोसेस भोजन खाते हो, कैसा भोजन खाते हो, कम प्रोसेस भोजन खाते हो, तो वो भी सस्टेनेबल फूड सोर्स का उदाहरण है। मौसमी स्थानीय और मौसमी भोजन का उपयोग परिवहन कम होता है। अगर आप स्थानीय भोजन को खाते हो और उसका परिवहन में उपयोग करते हो तो इससे क्या होता है भाई, आपके सामने परिवहन पे कम खर्चा होता है और प्रदूषण भी करता है। भाई अगर कश्मीर का सेब खाओगा तो कश्मीर वो तक आया है, तो इससे क्या होगा, आपके सामने पर्यावरण है उनको इतनी दूर ट्रांसपोर्ट करना, जो पर्यावरण का जो कार्बन वायु है वो पर्यावरण में नुकसान पहुंचाने को काम करता है। इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन फूड, भोजन पे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन के उत्पादन पर संकलन व पर्यावरण जो परिवहन होता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कोई भी भोजन है उसको उत्पादन करो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो और आपका सामने जो उन स्टोरेज करके रखो, पर संकलन क्या होता है, उसको स्टोरेज करके रखना, ये सब की सब प्रीवियस जो प्रोसेस होती है इसके अंदर काफी मात्रा में कार्बन है वो इन्वायरमेंट में जाता है। क्या होता है, काफी मात्रा में आपके सामने कार्बन है, CO2 है, वो आपके सामने कहां पर जाती है, जो इन्वायरमेंट के अंदर जाती है। अधिक प्रोसेस व पैकेट वाले भोजन से आपके सामने क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है आपके सामने पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पहले वाला पॉइंट होता है ईंधन की खपत बढ़ती है। क्या होती है, ईंधन होता है उसकी खपत बढ़ने का काम होता है। प्रदूषण बढ़ता है, साथ के साथ कचरा भी अधिक फैलता है, कचरों भी आपके सामने अधिक मात्रा में फैल रहा है। इसलिए अधिक सरल ताजा व स्थानीय भोजन है वो पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। कैसा भोजन, अधिक सरल भोजन, ताजा भोजन व स्थानीय भोजन है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा व बेहतर माना जाता है। जो घर का आसपास को खाना खाओगा बढ़िया रहेगा आपका सामने। फूड सप्लाई चेन क्या होती है, फूड सप्लाई चेन का पता खाद्य पदार्थों को खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने का सफर। फूड सप्लाई चेन भाई है कोई भी खाद्य पदार्थ है उन खेत से लेके आपके सामने, खेत से लेकर आपके सामने कंज्यूमर, मतलब कोई भी जो गेहूं खाओ अगर थारा खेत नहीं है तो खरीद के लाना बाजार में, तो जट्ठों को उगाए हो जो आदमी उससे लेके थारा घर तक कुछ है उनके अलावा फूड सप्लाई चेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फूड सप्लाई चेन के नाम से उसको जाना जाता है। अब कोई भी फूड सप्लाई चेन हो कई अलग अलग प्रकार का चरण है। पहला सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन होता है। कोई भी फूड सप्लाई चेन होती है उसमें कोई भी सबसे पहले अपन किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं। उत्पादन मतलब कोई भी फल फ्रूट अनाज वगैरह उगाया जाता है उसको उत्पादन के नाम से जाना जाता है। फिर ऐ कोई नहीं कि भाई उगा दियो, उगा के उन काट के और स्टोरेज करके भी रखोगा, बाजार में सही भाव पर मिल रहा तो तुरंत बेचो भी होगा, तो संग्रहण क्या होता है, उसका स्टोरेज करके रखते हो। ये दोनों आपके सामने संग्रहण है। परिवहन का होता है आपके सामने, उसको फिर क्या करोगे, बाजार में लेकर जाओगे बेचने के लिए, है ना, बाजार में लेकर जाओगे।
फिर आपके सामने उसकी बिक्री करोगे, उठे बोलने वाले लगाओगे मंडी में ले जाके, और फिर उपभोग के लिए आपके सामने सामने वाला व्यक्ति उसको खरीदता है और फिर ले जाकर खाता है। हर चरण में ऊर्जा व संसाधनों का उपयोग होता है। तो देखो खेत में अगर मान लो कोई फल उगाए तो पर्यावरण में क्या नुकसान पहुंचेगा बराबर। सबसे पहले तो थे माने कोई बीज उगाए, तो बीज उगाया तो अपन क्या पे वो कठिन थे मार्केट को खरीद के ले होगा, उस समय कार तो मोटरसाइकिल लेके गए धुआं निकलो कार्बन गई इन्वायरमेंट में। फिर आपका सामने उसके अंदर गोबर खाद जो उगा दियो, तो उगाने में ट्रैक्टर चल रहे हो तब भी कार्बन गयो। फिर उसके अंदर खाद घेरी होगी उगाने के लिए, तो कहते यूरिया घेरी होगी कि अपने गोबर खाद घेरी होगी, तो गोबर खाद पहले जो मीथेन निकले वह भी पर्यावरण प्रदूषित करे। यूरिया घेरी है तो वह आपका सामने जो वो भी प्रदूषण का को काम करे। फिर उन काटे होगा वैलावनी वगैरह करे काटे होगा तब प्रदूषित हो, उन घरा लेके आया तब कार्बन डाइऑक्साइड गई। तो ये सब जितने भी प्रोसेस होते हैं इनके अंदर आपके सामने क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कार्बन फुटप्रिंट और फूड। कार्बन फुटप्रिंट वह मात्रा होती है जो भोजन के उत्पादन और प्रयोग के दौरान वातावरण में छोड़ी गई कार्बन। कार्बन फुटप्रिंट वही है कोई भी भोजन उत्पादित किए हुए और प्रयोग के दौरान जो वातावरण होती है उसमें कितना कार्बन छोड़ा जाता है उसको कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। लंबी दूरी से भोजन लिया जाता है, हमारे कश्मीर का सेब होगा तो ज्यादा आपके सामने जो क्यों वो देखने मिलेगा, और अगर झालावाड़ साइड में अठीन का सेब होगा तो कम कार्बन लगेगा, कार्बन छूटेगा। स्थानीय भोजन में कम कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलता है। केस स्टडी की बात करें, सामान्य खाद्य पदार्थों का उदाहरण जैसे कि आपके सामने उत्पादन की बात करें, खेत में पानी और ऊर्जा का उपयोग करना। परिवहन कैसे होता है, ट्रेन के माध्यम से पकाना भोजन की खपत होती है। तो ये था बच्चों आपका हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का पेपर। कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना।